गुरुकुल दर्पण 60 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में फिर से बात कर रहे हैं उसी चैप्टर से जहां पे हमने ओवर किया था। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कंप्लीट प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी प्रेजेंट टेंस को लेके हम अभी तक दो क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके लिए हमने एक अलग से क्लास बनाई थी। एक क्लास में हमारे पास सिर्फ और कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही किया गया है, और सेकंड की जब बात करते हैं तो उसमें हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया था, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चारों, तो यहां पे अगर बात करें तो प्रेजेंट की बात अगर करें तो यहां पे हमने चार टेंस को कवर किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पे इन चारों के लिए हम कह सकते हैं कि हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने एक छोटा सा सेक्शन और इसी में ऐड किया है, वो है हमारा वकैब से रिलेटेड, यानी 10 वकैब के वर्ड्स भी हम यहाँ पे करेंगे जो कि आपके सामने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 वर्ड हम करेंगे वन वर्ड से रिलेटेड, यानी आपके लिए हम बात करें तो वाक्यांश के लिए एक शब्द वन वर्ड, आपके सामने 10 ऐसे वर्ड जो मोस्टली रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, उनकी हम बात आज करने जा रहे हैं। यानी 10 वर्ड करने के बाद हम उसी सेम फॉर्मेट पे आएंगे जिसकी हम बात कर रहे थे, वो था हमारा टेंसेस। वर्ड दिया है अबेटर, तो यहाँ पे अगर बात करें अबेटर की, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, इन हिंदी यू कैन से एक ऐसा स्थान जहां पे एनिमल्स को मारा जाता है। एनिमल्स को जहां पे मारा जाता है दैट इज कॉल्ड अबेटर। इट मीन्स एक ऐसा स्थान जहां पे एनिमल्स को, और एनिमल्स को किस लिए मारा जाता है, यू कैन से हियर फॉर फूड, दैट इज कॉल्ड अबेटर। सेकेंड वर्ड हमारे पास आता है अबोट, ABBORT। देखिए कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ABORT और ABBOT। तो हमारा ये जो वर्ड यहाँ पे है ना वो है ABBOT, ना कि ABORT। और ABBOT हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री, यानी मोनेस्ट्री का जो हेड होता है दैट इज कॉल्ड अबोट। तो यहाँ पे हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री के लिए यूज करते हैं। एब्डिकेट वर्ड को आप याद रख सकते हैं, अब दिक्कत, यहां पे आप इसे याद रख सकते हैं दो हिस्सों में डिवाइड करके, अब दिक्कत, एब्डिकेट, अब यानी यहां पे टू लीव, प्रॉब्लम होने के बाद, परेशानी होने के बाद किसी पोस्ट को, किसी पद को, किसी काम को छोड़ देना, लीव कर देना, रिजाइन कर देना, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेट। तो यहां पे टू लीव, त्याग देना, दैट इज एब्डिकेट। ठीक है। एब्ल्यूशन, अ रिलीजियस बाथ, एक धार्मिक स्नान, अ बाथ फॉर द रिलीजियस पर्पज, a religious bath, that is called ablution, that is religious bath, धार्मिक स्नान कह सकते हैं। abstruse, hard to understand, you can say English is abstruse to me, मुझे इंग्लिश समझने में मुश्किल लगती है। मैथमेटिक्स इज abstruse to me, जनरल स्टडीज GS इज abstruse to me, किसी भी सब्जेक्ट के लिए किसी भी व्यक्ति, his nature is abstruse to me, his behavior is abstruse to me, his language is abstruse to me। तो यहां पे आप abstruse कह सकते हैं कोई भी ऐसी बातचीत जिसको आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड abstruse। जो कि समझने, हार्ड टू अंडरस्टैंड, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जिसको आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड abstruse। दैट इज नेक्स्ट वन इज accentuate, टू अंडरस्टैंड फोर्सफुली। टू अंडरस्टैंड फोर्सफुली एक ऐसा इंसिडेंट जिसे आप समझना चाहते हैं बट आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप कहें कि मुझे तो यही समझना है, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस ओनली, दैट इज accentuate, टू अंडरस्टैंड फोर्सफुली, उसी पे पूरा बल, पूरी ताकत, पूरी पावर लगा देना उसी को समझने के लिए, देन इट इज कॉल्ड accentuate। नेक्स्ट वन इज accomplice, who helped you in crime, हिंदी में कहते हैं सह अपराधी, जो आपकी हेल्प करता है क्राइम में, जिसकी आप हेल्प करते हैं क्राइम में, जिसके साथ मिलकर आप क्राइम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकम्प्लिस, सह अपराधी, आपके साथ अपराध में, साथ में इन्वॉल्व होने वाला, जो आपको कंपनी दे रहा है, आपके साथ क्रिमिनल है, इक्वल क्राइम करता है, दैट इज कॉल्ड अकम्प्लिस। एक्रोनिम,
Acronym means initial letter of any name. You can say here किसी नाम का पहला प्रारंभिक अक्षर जिससे किसी नाम की शुरुआत होती है, that is called acronym. Initial letter of any name, किसी नाम का पहला अक्षर, that is acronym. नाम का पहला अक्षर acronym. Addendum, ending part, ending phase of a poem, of a story, of a book. To add the ending part, that is called addendum. To add at the end of a movie, of a story, of a novel, of a book. Afforestation, to plant many trees, to plant more and more trees, then it is afforestation. It means ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, दैट इज कॉल्ड अफोरेस्टेशन. कई बार इसी के अपोजिट कर देते हैं, डिफोरेस्टेशन. अफोरेस्टेशन की बजाय डिफोरेस्टेशन, इट मींस लगे हुए पेड़ों को काट देना. तो ये हमने बेसिक से 10 वर्ड यहाँ पे कंप्लीट किए हैं और मोस्टली हम लगभग ऐसे ही 10-10 वर्ड करके एक काफ़ी अच्छी वोकैब यहाँ पे कर सकते हैं. जहाँ भी आपको लगे कि वोकैब में डाउट है या किसी भी चैप्टर में जब आपको लगता है कि आपको यहाँ से ये स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपको ये सेक्शन आपको वीक लगता है, ये चैप्टर आपको करना है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि पहले आपको कौन सा चैप्टर करना है. अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं दोबारा से टेंसेस के बारे में. तो टेंसेस की अगर बात करें, अब टेंस यहाँ पे हम बात करेंगे पास्ट टेंस, यानी पास्ट. तो प्रेजेंट टेंस को हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अब इसी पे बात करेंगे पास्ट के लिए. और अगर पास्ट टेंस की हम बात करते हैं, इट मीन्स ये आपको शो करेगा पास्ट में होने वाले इवेंट्स, इंसिडेंट के बारे में. यानी ऐसे इवेंट्स, ऐसे इंसिडेंट जो कि पास्ट में हुए हैं. ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पास्ट में एक बार हुए हों, एक वीक पहले, 10 दिन पहले यू विजिटेड दिल्ली लास्ट मंथ, ये भी पास्ट है. और ऐसा भी हो सकता है कि वो पास्ट में कंटिन्यू थे. You were reading in that class on that day. You were reading, उस टाइम आप पढ़ रहे थे. ऐसा भी हो सकता है कि you had won the match, आप मैच जीत चुके थे. When I went there, जब मैं वहां गया. When I saw you, जब मैंने तुम्हें देखा. तो ऐसा भी हो सकता है. और ऐसा भी हो सकता है कि वो पास्ट में कंटिन्यू थे, पास्ट में कंटिन्यू थे. He had been living in this city since 5 years, 4-5 years. तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो पास्ट में कंटिन्यू थे. तो आज हम कुछ इसी प्रकार से बात करेंगे पास्ट के हमारे सेम 4 टेंसेस के बारे में. तो आज हम यहाँ पे पास्ट टेंस को कंप्लीट कर देंगे. तो अगर बात करें पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स की, सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड वन इज पास्ट continuous, third one is past perfect, and the next one is past perfect continuous. तो आज हम ये चारों टेंस करने वाले हैं. बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट को लेके चलेंगे, बेसिक से करेंगे. जहां भी डाउट आपको लगता है आप बता सकते हैं. अदरवाइज ऐसा कुछ हम इसमें छोड़ के ही नहीं चलते. आपको एक सेंटेंस के 4-4 सेंटेंस बना के दे रहे हैं. आपके हर एक डाउट को यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे, हर एक एस्पेक्ट को लेके चलेंगे. आप किस प्रकार से यूज कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी. किसी भी सेंटेंस में आप किस प्रकार से इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे जब हम बात करें पास्ट टेंस के लिए, तो सबसे पहला हमारे पास आता है पास्ट इंडेफिनिट. तो यहां पे बात करें पास्ट इंडेफिनिट के लिए, तो पास्ट इंडेफिनिट हमारे सामने आता है. और यहां पे पास्ट इंडेफिनिट एक काफी अच्छा टेंस है जो कि मोस्टली, देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं हमारी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में. पास्ट इंडेफिनिट, आप कहते हैं जब भी कोई ऐसा काम आप करते हैं जिसमें आप पास्ट में किसी भी काम को लेके, पास्ट के किसी भी काम को लेके आप ऐसा कहते हैं कि लास्ट मंथ हमने ये किया था, वहां गए थे, हमने ये चीज वहां पे खरीदी, वहां पे हमने विजिट किया. आप बहुत बार लिखते हैं, जब आप स्कूल में हुआ करते तो आप लिखते थे कि लास्ट मंथ यू विजिटेड शिमला, एक्सप्लेन द सेम इंसिडेंट. तो जब आप शिमला गए
उस सेम इंसिडेंट को आपको एक्सप्लेन करना, और आप एक पूरा ऐसे लिख देते थे, इट विल बी रिटर्न इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसी टेंस में लिखा जाएगा। यानी पूरे पास्ट टेंस में देखो, पूरा प्रेजेंट टेंस जब हमारे सामने चला ना, हमारे सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है कहीं ना कहीं। अब ये हमारा पहला टेंस था प्रेजेंट, हम कहते हैं हमारा दूसरा टेंस है पास्ट, और दूसरे टेंस में दूसरी वर्ब की फॉर्म चलेगी, पहले में पहली तो दूसरे में दूसरी। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, ये आपको याद रखने का सीधा सा शॉर्टकट है जहां से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि किस प्रकार से पहले में पहली और दूसरे में दूसरी कह रहे हैं। तो यहां से जब हम इसे शुरू करते हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पास्ट टेंस की पहचान क्या है, और इसकी डायरेक्ट पहचान वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट टेंस की आपके सामने जो पहचान है वो डायरेक्टली आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब भी आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। आपको पता है कि जब हम वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं प्ले, फिर हम प्ले से करते हैं प्लेड, और एक बार फिर से करते हैं प्लेड, तो यहां पे जो प्ले से प्लेड और प्लेड बनाया है, तो ये हमारे सामने जो बनाए गए हैं, अब आप कहेंगे ये और ये तो बिल्कुल सेम है, इन दोनों में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो फिर वो यहां पे कहता है कि इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस तो है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जब किसी भी सेंटेंस में कहीं पे भी आप इनको यूज करेंगे ना, तो सेकंड फॉर्म हमेशा किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, और थर्ड फॉर्म हमेशा अकेली आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली आती है, और थर्ड फॉर्म हमेशा किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। आपको ये बात यहां पे जरूर ध्यान रखनी है। अगर आप यहां पे कंफ्यूज हो जाते और आप नहीं पहचान पाते, तो फिर बहुत सारी ऐसी वर्ब की फॉर्म भी है, जैसे कट, कट और कट। ये तीनों वर्ब की फॉर्म ऐसी हैं, कट कट कट, जहां पे तीनों में अगर बात करें तो फिर तीनों ही यहां पे सेम दिखाई देती हैं। तो फिर आप तो नहीं पहचान पाएंगे फर्स्ट कैसे है, सेकंड कैसे है, थर्ड कैसे है, हमें कैसे पता लगेगा। तो आपको यहां पे इसी तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फर्स्ट कौन सी, सेकंड कौन सी और थर्ड कौन सी, और उनको पहचानने के लिए आपको कैसे फाइंड आउट करना है, वो सारी बातें हम इस टेंस में करने वाले हैं। वैसे तो मैंने आपको क्लियर बता दिया सेकंड और थर्ड में डिफरेंस, कि एक हेल्पिंग वर्ब के साथ, एक हेल्पिंग वर्ब के बिना, ये सबसे मेन डिफरेंस है। इसको थर्ड फॉर्म को आप कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो बात करते हैं वापिस से हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है कि आपके पास जब भी कोई सेंटेंस होगा ना, सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, देन ऑब्जेक्ट होगा। यानी यहां पे आपके पास वही तीन चीजें होंगी, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इस टेंस में भी आपके पास किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, यानी यहां भी आप किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। बिना किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किए आप इस टेंस को यूज करेंगे। और वो कहते हैं बिना हेल्पिंग वर्ब के ये टेंस कैसे यूज होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है, वो मैंने आपको बताया कि जब आपने प्ले फर्स्ट फॉर्म यूज की है और आपने फर्स्ट से सेकंड बनाई है प्लेड, और थर्ड भी प्लेड, अगर आपने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी तो फिर ये सेकंड नहीं बची, फिर तो ये थर्ड फॉर्म बन जाती है। ये सेकंड कब बनेगी, ये सेकंड जब बनेगी जब आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे। अगर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो ये तो थर्ड बन गई है। यही एक मेन रीजन है कि यहां पे किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आपने बहुत सारी वर्ब ऐसी होंगी, अगर उनके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, अगर आपने उनके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, तो वहां पे वो आपकी थर्ड फॉर्म बन जाएंगी, वो सेकंड नहीं रहेंगी। तो इसीलिए ऐसा किया गया कि यहां पे जब हमने चेंज किया तो ये सेकंड फॉर्म आपकी बनी, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब ना यूज करने की वजह से ही ये सेकंड रही है, अदरवाइज ये थर्ड बन जाती। तो यहां पे जब आप सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहली बात पास्ट का कोई इंसिडेंट होगा जो आपने यूज, यानी आपने जो किया, यानी आपने लास्ट संडे को क्या किया था,
वो आप यहाँ पे सेम टेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंप्लीट डे का जो रूटीन होगा ना, पास्ट का डेली रूटीन जो हम यूज करते हैं, पास्ट का जो रूटीन हम यूज करते हैं, वो सारा इसी में यूज किया जा सकता है। यानी पास्ट की सारे इवेंट्स, सारी घटनाएं आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पास्ट में आपने क्या क्या किया था, क्या किया था, कि वो तेरे सारी इश्क बातें ने आप कुछ यहाँ इस पे कदर लूटे कर हैं, सकते हैं। इस तेरे टेंस इश्क में ने आपको कुछ अपना इस कदर कुछ लूटे भी हैं पास्ट की बात कि एक्सप्लेन करनी है। हर लास्ट पल मंथ आप धीरे कहाँ विजिट धीरे आपने किया था, धीरे धीरे आपने अपनी समर समर टुकड़ों में टूटे वैकेशंस हैं। कहाँ पे आपने स्पेंड की सपनों में थी, तो जिंदा है वो तो आज सारी भी, चीजें आप इस टेंस में यूज कर सपनों सकते हैं। में यानी तो जिंदा है तो आज मैंने भी, उसकी सहायता की, बस मैंने अपनी उसकी किस्मत की सहायता की लकीरों से रूठे। कल। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं आई हेल्प्ड हिम। बिल्कुल सिंपल। सब्जेक्ट, ये आपका आई सब्जेक्ट, हेल्प्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट। जब आपका सब्जेक्ट, आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आपका ऑब्जेक्ट आपके सामने है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। तो इस टेंस में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप यहाँ पे कहें कि तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, यहाँ पे तो हमें डाउट आया। नहीं, इस टेंस में आपको डायरेक्टली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। अब आप कहेंगे कि इस टेंस में मुझे तो यहाँ पे वही वाला पैटर्न फॉलो करना है कि इसके 4 बना के देखने हैं। तो एक सीधी सी बात आती है, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे ना, पास्ट इंडेफिनिट के किसी भी टेंस में जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव मीन्स आप नोट की हेल्प से कोई सेंटेंस बनाएंगे, या तो आप नो का यूज करेंगे या फिर नोट का, तो वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किए गए थे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप डिड का यूज करेंगे एज हेल्पिंग वर्ब। यानी यहां पे आप डिड का यूज करेंगे और जो डिड होगी वो आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगी। यहां पे आपका जो डिड है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा। कि और तेरे जब आप इश्क ने यहाँ कुछ पे इस कदर हेल्पिंग वर्ब लूटे के हैं, रूप में डिड का यूज करते हैं, आपको तेरे पता इश्क ने है यहाँ पे जब भी डू हो, डज हो या फिर डिड हो, और डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पूरी कंप्लीट इंग्लिश में इसका कोई एक्सेप्शनल भी नहीं होता। डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कोई और वर्ब की फॉर्म इसके साथ यूज भी नहीं होती है। और यहाँ पे कहता है कि चलो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन अब इस टेंस में जो सेकंड फॉर्म आती है वो कहाँ गई, तो डू की सेकंड फॉर्म ही तो डिड बनी यहाँ पे। तो यहाँ पे डू डिड डन, यानी यहाँ पे मेन वर्ब को ना ट्रांसफॉर्म करके उसने हेल्पिंग वर्ब को अब चेंज कर दिया गया है, और हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने की वजह से यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और उसके बाद आपका नोट आया है, और नोट के बाद फिर आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। तो यहाँ पे डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में भी यूज की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इस टेंस में आपको यही तो ध्यान रखना है कि क्या चेंज आने के बाद आपका आंसर क्या बनेगा, किस प्रकार से इनको आप डिफाइन करेंगे, वो सारी बातें आपको यहाँ पे कि इस तेरे टेंस में इश्क करनी ने है। कुछ इस अब हम कदर आते हैं लूटे सेकेंड हैं, सेंटेंस पे। तेरे इश्क अगर ने हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बनाना है तो क्या बनेगा, तो मैं इसी को चेंज कर देता हूं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनाएंगे, आई डिड नॉट हेल्प हिम, आई डिड नॉट हेल्प हिम। तो यहां पे बनेगा मैंने उसकी सहायता नहीं की थी, मैंने उसकी सहायता नहीं की। इट मीन्स इन द पास्ट, डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहां पे इसी में जब हम थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस पे आते हैं, ये हमने नेगेटिव बना दिया, और यहां पे ऐसा नहीं है कि अब यहां पे आपको यहां पे डाउटफुल नहीं रहना है कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्लूरल के साथ क्या आएगा। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कैसा भी आपका सब्जेक्ट हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है डिड, और आपको यहाँ डिड ही लगाना है और डिड ही आएगा। कोई अदर ऑप्शन आप यहाँ पे नहीं लेके चल सकते, कोई ऑप्शन है भी नहीं। और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आपको ध्यान ही रखनी है, और नोट आया है। देखिए अब हम इसी का बना रहे हैं थर्ड सेंटेंस। जब हम इसी का थर्ड बनाएंगे तो इसका मतलब वो हमारा सेंटेंस होगा जिसमें आपके पास क्वेश्चन मार्क होगा, और जब यहां पे क्वेश्चन मार्क होगा तो इसका मतलब आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। यानी ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो वहां पे आप यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, और हेल्पिंग वर्ब कहेंगे यहाँ पे कि हमारी तेरे हेल्पिंग वर्ब इश्क है ने कुछ इस कदर डिड। लूटे हैं, तो यहाँ पे जो तेरे इश्क हमारी ने हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, और डिड के साथ आप अब यूज करेंगे आई। नोट वहीं रहेगा जहां पे था हेल्प हिम, और लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे बनेगा
डिड आई नॉट हेल्प हिम, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यानी ये बनता है आपका थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। और थर्ड की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि हम बात कर रहे थे 4 प्रकार के वाक्य जब हम बना रहे थे। अगर अब हम आते हैं फोर्थ टाइप पे। अब बात करें फोर्थ टाइप में कौन सा बनाएंगे, तो फोर्थ टाइप में आने के लिए आपका क्वेश्चन मार्क तो फिर भी रहेगा, क्वेश्चन मार्क आपका वहां पे भी होगा। क्वेश्चन मार्क तो आपका डब्ल्यूएच फैमिली के साथ भी होता है। आप 6 टाइप भी बना सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कहता है अब इसी को अगर ट्रांसलेट करना, इसी को अगर चेंज करना है तो डिड आई, देखो मैंने वैसे पहले ही बना दिया, यहाँ नोट भी लगा दिया, तो ये होना चाहिए था डिड आई हेल्प हिम, तो ऐसा बनना चाहिए थर्ड वाला। और फोर्थ जब बनाएंगे डिड आई नॉट हेल्प हिम, और फिर ये क्वेश्चन मार्क। यानी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इस नोट का है। इश्क ने कुछ एक इस में नोट कदर आएगा, लूटे एक में हैं, नहीं आएगा। यानी जो फर्स्ट इश्क सेंटेंस ने हमने बनाया है ना, कुछ इस ये कदर लूटे अफर्मेटिव हैं सेंटेंस है। कि सेकंड हमने जो बनाया हर पल ये धीरे नेगेटिव धीरे सेंटेंस है। धीरे थर्ड हमने धीरे जो बनाया वो टुकड़ों में इंट्रोगेटिव टूटे हैं। सेंटेंस, और फोर्थ हमने जो सपनों में तो बनाया जिंदा वो है तो आज भी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सपनों में सेंटेंस है। तो अब जिंदा कहता है है अगर तो आज सेंटेंस भी, बना दिया जाए डब्ल्यूएच बस फैमिली के अपनी साथ किस्मत के तो लकीरों कैसे से। बनेगा, और उनमें डिफरेंस क्या होगा। तो डब्ल्यूएच फैमिली से भी बना सकते हो, तो यहाँ पे आप बना सकते हो वाई। कि तेरे इश्क ने कुछ इस कदर लूटे हैं, डब्ल्यूएच फैमिली से आप कैसे बनाएंगे, तेरे इश्क ने कुछ वाई इस कदर लूटे हैं कि हर पल डिड आई हेल्प हिम, फिर से क्वेश्चन मार्क। ये आपने धीरे फिफ्थ सेंटेंस धीरे बना दिया। अब धीरे चाहो तो यहाँ पे धीरे इसके सिक्स्थ भी बना टुकड़ों सकते में हो, टूटे हैं। और वो भी कुछ सपनों ऐसा में तो बनेगा, जिंदा है तो वाई आज भी, सपनों में डिड तो जिंदा है आई तो आज भी, बस नॉट अपनी किस्मत की लकीरों से रूठे। हेल्प हिम, फिर से क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ इस प्रकार से आप सिक्स्थ बना देंगे। अब कहता है कि ये चारों में क्वेश्चन मार्क आया है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स्थ सेंटेंस में आपके पास क्वेश्चन मार्क आया है। अब जब चारों में क्वेश्चन मार्क आया तो हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कौन सा तो डब्ल्यूएच फैमिली का है, क्योंकि अब हमने कहा कि क्या का मतलब तो वट भी होता है, तो वट के लिए भी क्या लगाते हैं, लेकिन क्या के लिए आप हेल्पिंग वर्ब को भी आगे ले आते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है। तो हमें कैसे पता लगे कि यहाँ पे वट लगाएं या नहीं। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट, ऐसी कोई भी बात जिसका रिप्लाई आप हाँ या ना में दे सकते हैं, ये दोनों, ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसका रिप्लाई आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप वहां पे इन दोनों सेंटेंसेस की बात कि करें। तेरे इश्क ने कुछ इस कदर लूटे अगर हैं, आप उसी बात का तेरे रिप्लाई इश्क अभी हम ने करके भी देखेंगे, कुछ इस अगर कदर हम लूटे उसी बात हैं का रिप्लाई हाँ या ना कि से नहीं दे सकते हर पल धीरे धीरे, तो हम इन दोनों टाइप्स की बात करेंगे। मैं यहाँ पे कहता हूं डिड आई हेल्प हिम, मैंने कहा क्या मैंने उसकी सहायता की। अगर आप कहेंगे यस तो यहाँ पे आंसर आपको कंप्लीट मिल जाता है। मैंने कहा डिड आई हेल्प हिम, क्या मैंने उसकी सहायता की, आपने कहा नो। तो यस और नो यानी हाँ या ना में जब रिप्लाई मिलता है तो ये वाले सेंटेंस हैं। वो कहता है मैंने उसकी, वाई डिड आई हेल्प हिम, मैंने उसकी सहायता क्यों की। अब आप ये नहीं कह सकते यस, यहां पे आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई, आपको बताना पड़ेगा व्हाट वाज द रीजन व्हाई, किसने उसकी हेल्प की, उसने उसकी हेल्प क्यों की। अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मैंने उसकी हेल्प क्यों नहीं की, तो यहां आपको रीजन बताना पड़ेगा। और जब ऐसा होता है तो फिर ऐसी बातों के रिप्लाई हम हाँ या ना धीरे से नहीं दे धीरे सकते, और टुकड़ों वो में। आपके 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनेंगे। और यहाँ तक तेरे हमारा इश्क ये ने कुछ प्रेजेंट इस कदर लूटे पास्ट हैं, इंडेफिनिट टेंस का तेरे एक इश्क पार्ट ने यानी पास्ट कुछ इस इंडेफिनिट कदर कंप्लीट लूटे हो जाता हैं है। कि अब हम आते हैं सेकंड हर पार्ट यानी पल पास्ट धीरे कंटिन्यूअस धीरे में। धीरे। यहां तक आप, अभी तक हम 4 सेंटेंसेस बना के लेके चल रहे थे, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे 6 सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको 4 बनाने हैं, आपको 6 बनाने हैं, आपको एक से ही समझ लेना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है जहां पे आप आसानी से, अगर आप ये वाले क्लियर कर जाते हैं तो इसके बाद आप अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये ही नहीं आते हैं फिर आपके लिए नेक्स्ट पार्ट जो होता है ना, जो हम कहते हैं वर्ब, वर्ब, और कई बार हम वर्ब ना कह के हम कहते हैं एडवांस वर्ब, उसके लिए तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपको ये ही नहीं आते हैं, आपको टेंसेस नहीं आते, आपको ठीक से फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, जेरेंड, पार्टिसिपल, अगर यही नहीं आते हैं तो फिर आप सेकंड पार्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। उस तक जाने के लिए आपको ये सारे पार्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे।
इसके बाद ही आप नेक्स्ट पार्ट पे आ पाते हैं। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस, दैट इज कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है? पास्ट इंडेफिनिट कह रहा था कि आपने एक काम किया पास्ट में और उसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं आज प्रेजेंट में भी कि लास्ट संडे हमने ये किया, लास्ट मंथ हम वहाँ गए, लास्ट ईयर हमने समर वेकेशंस में ये काम किया, हम यहाँ घूमने गए, सारी बातें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस क्या कहता है कि पास्ट में कंटिन्यू था, यानी वो काम वो एक्शन कुछ इस आपके कदर लौटे सामने हैं पास्ट में कंटिन्यू था, और जब एक्शन जब कि कोई तेरे टास्क इश्क ने जब कोई कुछ काम इस आपके कदर लौटे सामने हैं, पास्ट में कंटिन्यू था, तेरे इश्क तो ने वहां पे आप कुछ इस कदर पास्ट लौटे कंटिन्यूस हैं टेंस का प्रयोग करते कि हैं। हर अब पल पास्ट धीरे कंटिन्यूस यहाँ पे क्या कह रहा है कि पास्ट में कंटिन्यू था, इसका मतलब यहाँ पे उस समय जब आपने उससे बात की ऐसा काम हो रहा था, कुछ इस कदर यानी लौटे हैं वह कि पढ़ा रहा था। हर पल जब मैं धीरे उसके पास धीरे गया, धीरे धीरे टुकड़ों जब मैं में उसके टूटे पास हैं। गया, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, वह खेल रहा था। इट मीन्स सपनों में तो जिंदा है जब तो आप आज उसके भी, पास गए तो सपनों आपने में देखा कि तो उसका जो जिंदा है काम तो आज कंटिन्यू भी, है बस आपके सामने, वो क्या कर रहा था, वो खेल रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां पे हम बात कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड। जब पास्ट का कोई भी इंसिडेंट, कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में कंटिन्यू था, तो सेम टेंस का यूज करते हैं। यानी यहाँ पे कहता है कि ऐसा हो रहा था, कर रहा था, पढ़ रहा था, सो रहा था, खेल रहा था, जा रहा था, आ रहा था, गा रहा था, खा रहा था, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले आपका सेम सब्जेक्ट, और इस टेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी होती है, यानी आप ऐसा नहीं कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और इस टेंस में आपके पास मेन वर्ब भी होती है, और इस टेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट भी होता है। यानी वो चारों चीज जो आपको चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो सारी चीजें इस टेंस में आपके पास प्रोवाइड होंगी। तो आपके पास सब्जेक्ट तो आपके पास होगा ही, आप जानते हैं डूअर जो काम को करेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आने वाली है? तो अगर इस टेंस में बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो आपके पास वो रहेगी वॉज या फिर वर, वॉज या फिर वर एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रहने वाली है। तो इस टेंस में अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब की रहेगी वॉज या वर, और इसी में अगर आपकी मेन वर्ब की बात करें तो वो रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि काम कंटिन्यू है तो कंटिन्यू होने के लिए आईएनजी का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक कंप्लीट फॉर्मेट यहाँ पे होने वाला है। यानी सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट पे आप चलेंगे तब जाके आप कह सकते हैं दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में कंटिन्यूअस, यानी यहां पे आप कहेंगे सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही थी। ही वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रहा था। कुछ भी जो पास्ट में काम कंटिन्यू था, आपके सामने जो कंटिन्यू था, और ये आपका एक सिंपल एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप यहाँ पे बड़े सेंटेंसेस को भी जोड़ सकते हैं, आप दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपको यहाँ पे रूल पता होना चाहिए। और बिल्कुल सिंपल बात करें तो वॉज का प्रयोग कब करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और वर का प्रयोग कब करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा। अगर आपका सब्जेक्ट कि तेरे सिंगुलर है इश्क तो ने उसके कुछ इस साथ आप कदर हमेशा लौटे हैं, वॉज का प्रयोग तेरे इश्क करेंगे। ने लेकिन कुछ अगर इस आपका कदर लौटे सब्जेक्ट हैं प्लूरल है कि तो उसके साथ आप हर हमेशा पल ही धीरे वर का धीरे प्रयोग करते धीरे हैं। तो धीरे लेकिन टुकड़ों में टूटे आई हैं। में यहाँ पे कंफ्यूजन सपनों में नहीं तो होना है, जिंदा आई है के तो साथ आज आप भी, यूज करेंगे सपनों में वॉज, तो आई जिंदा के है तो साथ आज भी, वॉज का ही यूज किया बस जाएगा। अपनी कई बार हम किस्मत के सोचते हैं कि लिए आई के साथ समझते। वॉज आएगा, वर आएगा, क्योंकि हमने कल भी बात की थी इसके बारे में। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की थी कि जो आई है, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजएमआर में बात करें तो अलग से रहता है, यहाँ पे हमारे साथ फिर एम आता है। वॉजवर में बात करें तो हमारे पास सिंगुलर में रहता है, तो फिर वॉज आता है। और हैज हैव में अगर बात करें तो आई के साथ फिर हैव आता है, यानी फिर से प्लूरल में चला जाता है। और डूडज में बात करें तो आई के साथ डू आता है, यानी फिर से हमारे पास प्लूरल में रहता है।
कई बार ये हमारे पास सिंगुलर में आता है और कई बार हमारे पास प्लूरल में आता है, तो ये हमें उसको डिफाइन करके चलना है कि हमारा जो आई है ना वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये आपको एक बार में ठीक से समझ लेना है, फिर यहाँ पे दिक्कत आने वाली नहीं है, अदरवाइज डाउट तो फिर रहते ही हैं। तो ये सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे हमने सी को आज क्रिकेट खिला दिया है। वैसे मोस्टली हम ऐसे यूज करते हैं ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट और सी को खाना बनवाते हैं, लेकिन आज हमने थोड़ा सा काम चेंज कर दिया, हमने कहा आज सी क्रिकेट खेलेगी और ही खाना बनाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो सेकंड जब बनाएंगे तो सेकंड सेंटेंस क्या बनेगा, सेकंड में वो कहता है सी, अब आपको नेगेटिव बनाना है, वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और आपको पता है ये जो सेंटेंसेस है ना, सी वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आपने नॉट का यूज कर लिया बस। ये जो पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये दोनों ऐसे टेंसेस हैं जिनको आप बड़ी आसानी से, इसलिए आप यहाँ पे इन दोनों टेंसेस को बहुत आसानी से कर पाते हैं। और कोई भी सेंटेंस हम पूछते हैं ना, जब आपको टेंसेस नहीं आते हैं, बाई चांस मैंने सेंटेंस कोई ऐसा पूछ लिया कि जो कि बनना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में या बनना चाहिए पास्ट परफेक्ट में, लेकिन आप उसे बना देते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, ये हमारे पास सबसे इजी टेंस माने जाते हैं दो, जिसकी हम बात करें पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर इसी में आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस यानी सेंटेंस नंबर थर्ड के लिए, जिसमें आपको पता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, तो उसको बनाने के लिए आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो वॉज सी तेरे इश्क ने कुछ इस कदर लूटे हैं, प्लेइंग तेरे इश्क ने क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वॉज सी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रही थी, तो यहां पे हमने वॉज का यूज कर लिया। अब हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया, और हेल्पिंग वर्ब को आगे लेने से इसका मतलब क्या बना, क्या, बस। और इसका बाद इसका रिप्लाई, इस बात का आंसर रिप्लाई हम हाँ या ना में दे सकते हैं हम, इसीलिए हमने कहा ये हमारा थर्ड टाइप है। और जब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, फोर्थ की, तो कहेगा वॉज सी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और फिर से क्वेश्चन मार्क, वॉज शी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रही थी। इसका भी रिप्लाई आप हाँ या ना में दे सकते हैं। अब आप यहां पे भी कहेंगे इसके भी 6 बना दो, इसके भी 6 बन सकते हैं। फिफ्थ की अगर बात करें तो आप कहेंगे व्हाट शी वाज प्लेइंग। अब जरूरी नहीं आप वाई से बनाएंगे हमेशा, नहीं, आप व्हाट से बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे व्हाट से बना देता हूं। अगर बात करें, अगर हम इसको व्हाट से बनाते हैं, व्हाट, प्लेइंग। देखिए इतना दिमाग तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कि जब आपने व्हाट लगाया ना, कहेंगे कि क्या तो आप ऐसा कहेंगे तो फिर आपको वहां से क्रिकेट को हटाना पड़ेगा। और इसी का जब आप नेगेटिव भी बनाएंगे तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसी पे आप ऐड कर सकते हैं व्हाट, सॉरी यहाँ पे वॉज इधर आएगा, व्हाट वॉज सी प्लेइंग, और यहाँ पे बनेगा व्हाट वॉज सी नॉट प्लेइंग। तो यहाँ पे आप 6 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, और 6 से आप 8 भी बना सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, 7 और 8 भी आप बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तेरे इश्क ने कुछ इस कदर लूटे हैं, आप जानते हैं तेरे इश्क ने कुछ इस कदर लूटे हैं कि हर पल धीरे 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 टुकड़ों में टूटे हैं। सपनों में तो जिंदा है तो आज भी, सपनों में तो जिंदा है तो आज भी, बस अपनी किस्मत की लकीरों से रूठे। क्या आपको ये पैटर्न, ये चीजें क्लियर हुई हैं? अगर ये सारी आपको क्लियर हैं, फिर आपको आगे डाउट्स आने वाले नहीं हैं। तो ये एक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे जो लेके चल रहे हैं कंप्लीट टेंस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और उसी के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब, सिंगुलर या प्लूरल कैसे आएगी, कब आएगी, प्रेजेंट में क्या आएगा, पास्ट में क्या आएगा, कौन से को हम कब यूज करते हैं, यूज कैसे होगा, डेली रूटीन प्रेजेंट में लिखना है तो क्या करें, पास्ट में लिखना है तो क्या करें, वो सारी बातें हम यहाँ पे
कर रहे हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज पास्ट परफेक्ट। यानी हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट की अगर बात करें तो ये नाम से ही बताता है पास्ट में परफेक्ट। देखिए पिछला जो था ना वो था प्रेजेंट में परफेक्ट, ये जो है वो है पास्ट में परफेक्ट। जब आपका कोई भी टास्क, आपका कोई भी काम पास्ट में परफेक्ट है, आपके सामने हुआ है, पास्ट में हो चुका है, तो पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। यहां पे जब हम बात करें तो ऐसे सेंटेंस के लिए आपके पास फिर से सेम पैटर्न रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब रहेगी और देन ऑब्जेक्ट रहने वाला है। अगर यहाँ पे बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी रहेगी हैड और मेन वर्ब आपकी रहेगी थर्ड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कहता है कि आपके पास सब्जेक्ट होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो यहां पे अगर बात करें तो ये हैड और ये थर्ड फॉर्म, इसमें कोई भी ऐसा टास्क जो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका था, हो गया था, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां पे कहता है दे हैड रिटन अ लेटर। जब मैं वहां पहुंचा तो वो एक लेटर लिख चुके थे, इट मीन्स मेरे जाने से पहले ही वो काम हो चुका था। हैड रिटन, तो यहां पे कहता है ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका हैड, ये थर्ड फॉर्म, देन दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो जब आपने ये काम किया उससे पहले ऐसा हो चुका था, तो ऐसी कंडीशन पे आप यूज करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। और ऐसे टेंस के लिए आप कहेंगे दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जब इसी का नेगेटिव देखिए, यहां भी वही बात है कि आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, उससे कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। यानी सब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी आप हैड ही यूज करेंगे और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब भी आप हैड ही यूज करेंगे। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है चेंज करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप सेम यूज करेंगे, दैट इज हैड। ठीक है, अब यहां पे इसी का जब सेकंड आप बनाते हैं ना, तो सेकंड बनाने के लिए आपको पता है अब नेगेटिव यानी नोट का यूज करना है। तो यहां पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है और नोट इंग्लिश में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो ही दे हैड नॉट रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर। तो यहां पे कहेगा दे हैड नॉट रिटन अ लेटर, यानी वो एक लेटर नहीं लिख चुके थे। तो इस सेंटेंस में आपके सामने हैड और हैड के साथ नॉट एंड देन थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके पास सेम है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा डाउट, कुछ ज्यादा चेंजेस आने वाले नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है पास्ट में वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था, जब आपने कोई भी काम किया उससे पहले आपका वो टास्क, वो काम, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था। तो ऐसी कंडीशन के लिए ऐसे सेंटेंसेस जो हम यूज करते हैं सेम टेंस, जिसे आप कह रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे जब हम आते हैं ना थर्ड सेंटेंस पे, तो थर्ड जब आप बनाएंगे तो आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड है, तो आप हैड को आगे ले आएंगे। तो हैड को जब आगे ले आएंगे तो आपका सेंटेंस ही हैड से स्टार्ट होगा। हैड दे रिटर्न अ लेटर, और लास्ट में आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हैड दे रिटर्न अ लेटर, अब हमने हैड को इधर लिया है। और जब इसी का आप फोर्थ बनाएंगे तो वहां पे भी आपको कुछ इसी पैटर्न पे चलना है। हैड इधर आएगा, दे, अब आपको सिर्फ नोट का और यूज करना है, नोट रिटर्न अ लेटर, और फिर से लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जब आप ऐसा करेंगे ना, यहाँ पे अभी मैंने 2 मिनट पहले एक लाइन बोली थी, नोट आता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। देखिए हेल्पिंग वर्ब तो ये रही, लेकिन जब आपने हेल्पिंग वर्ब को यहां से उठा के यहां ले आए ना, ऐसा नहीं है कि नोट भी यहीं आ जाएगा, नोट वहीं रहेगा जहां पे पहले था।
तो नोट आता है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, लेकिन जब ऐसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब वहां से आगे चली जाती है तो आपका नोट वहीं पे रहेगा। यानी नोट को हम ऐसा भी कह सकते हैं, नोट आता है मेन वर्ब से पहले, नोट आता है मेन वर्ब से पहले, इधर ही मेन वर्ब और मेन वर्ब से पहले आपका नोट है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि नोट का यूज कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे। और इसी के साथ अगर आप 6 यहाँ भी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल। अब हमने वाई से बनाया, हमने व्हाट से बनाया, हु से बना देते हैं। तो यहाँ पे कहेगा हु से अगर बनाए तो आपका सेंटेंस होगा हु हैड। अब आपने हु से बनाया ना तो आपको दे हटाना पड़ेगा। रिटर्न अ लेटर क्वेश्चन मार्क, और यहां पे कहता है हु हैड नॉट रिटर्न अ लेटर, फिर से क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप जिसको भी यूज करेंगे, यानी आप व्हाट का यूज कर रहे हैं, व्हेन का यूज कर रहे हैं, वाई का यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप जिस सिचुएशन पे यूज कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे हु का यूज किया तो आपको ये भी देखना हु के लिए कौन आया है, हु किसके लिए आया यहाँ पे, दे के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप दे को भी रख देंगे और उसके साथ हु भी एज इट इज रहेगा, तो आपको सोचना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टेंस पे, जो कि पास्ट टेंस का लास्ट पार्ट है। यानी पास्ट टेंस का लास्ट पार्ट जो हमारा है दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी प्रेजेंट की तरह से आपने दो टेंसेस को एक साथ कनेक्ट किया है। ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बड़ा दिखता है लेकिन इसमें नया कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल आपके सामने स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस टेंस में वो क्या करता है, आपके सामने सेंटेंसेस को जोड़ के देगा। यहाँ पे दो टेंस को जोड़ा गया, परफेक्ट और कंटिन्यूअस को। इसी में वैसे ही बात करेगा सिंस और फॉर के साथ। तो सबसे पहले आपके पास होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैड। दो टेंसेस को जोड़ने के लिए आप यूज करेंगे बीन का, और इसके बाद आपके पास आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, लेकिन यहां पे छोटी सी गलती है, इसमें हैड के बजाय आप यूज करेंगे वॉज, दैट इज हैड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि परफेक्ट के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब है और कंटिन्यूअस के लिए आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। इसके बाद आप यहां पे मेंशन करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको यहां पे मेंशन करना है सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा, और सिंस और फॉर के बाद आप मेंशन करेंगे कि टाइम। अब जो टाइम आपको दिया गया वो आप यहां पे क्लियरली मेंशन कर देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, इस प्रकार का स्ट्रक्चर कुछ आपके सामने दिया होगा। जब आप इस टेंस की बात करते हैं ना, तो यहां पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि सिंस और फॉर की गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। आपका जो टाइम है वो डेफिनेट है, इंडेफिनेट है। कल आपको एक और पैटर्न बताया था जिसमें हम बात कर रहे थे कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है या फिर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे वहां पे आंसर क्या आना चाहिए। तो यहां पे कहता है ही हैड बीन रीडिंग दिस नॉवेल since 2018। देखिए अगर यहां पे मैच करके देखें तो ये आपका सब्जेक्ट, आपका हैड, देन बीन, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, सिंस या फॉर में से कोई एक, देन रिमेनिंग टाइम, यानी जो आपके पास टाइम बचा वो सारा यहां पे मेंशन किया गया। ही हैड बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस 2018, 2018 से वह इसी नॉवल को पढ़ रहा था। वो काम कंटिन्यू था पास्ट में तब से और उस इंसिडेंट तक, वहां तक, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका भी जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना तो आपको जो यूज करना है नोट ही, और आपको पता है नोट कहां पे आता है, हैड नॉट बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस 2018।
अभी आपने इसका नेगेटिव बना दिया। जब आपने नेगेटिव बनाया तो आपने यहाँ पे किसका यूज किया, नोट का। अब आपको लगता है कि इसका तीसरा बनाना, जो कि थर्ड सेंटेंस बनाना है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है ना, आपका जो हेड है, सब्जेक्ट से पहले ले जाओ। पैटर्न सेम है, आपको याद हो चुका होगा, 4 और 4 8 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो वैसे भी पैटर्न आपको याद हो चुका है। यहाँ पे बात करते हैं हेड। तो जब यहाँ पे हेड की बात करेगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आना है, यानी सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे, हैड। हैड के बाद ही बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस 2018, और लास्ट में आप मेंशन करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सेंटेंस है, हैड ही बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस, आपने कुछ नहीं किया, इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठाया है और इसको उठा के सब्जेक्ट से पहले रखा है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क ऐड हो गया है। अगर इसी पे नेक्स्ट की बात करें तो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं, हैड ही नॉट बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस 2018। वो आपकी विषय, यहाँ पे आप सिंस से बनाते हैं, फोर से बनाते हैं, किसी से भी बनाते हैं, और नोट आएगा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद और मेन वर्ब से पहले। यहाँ पे मेन वर्ब 2 हो सकती है, आप ये मान सकते हैं, ये दोनों मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कौन थी, हैड, जो कि इधर आ गई है। अब हैड इधर आ गया तो इसके बाद यानी जो यहाँ पे नोट थोड़ी इधर आएगा, नोट वहीं रहेगा। अब आप इसी को बनाना चाहते हैं किसी अदर वर्ड से, हु से, हुम से, जिससे भी आप बनाना चाहिए उससे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं, हु हैड। अब आपको ही हटाना पड़ेगा क्योंकि आपने हु यूज किया, क्योंकि हु किसके लिए आएगा, ही के लिए। हु हैड बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस 2018, और क्वेश्चन मार्क। अगर आप लास्ट एक और बना देते हैं इसका, तो हु हैड नॉट बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस 2018। ये हमने 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनाए, और यहां तक हम बात कर सकते हैं कि हमने अभी तक 8 टेंसेस को कंप्लीट किया है, चारों टेंस प्रेजेंट के और चारों पास्ट के। तो 8 हमने कंप्लीट किया। अब आपको क्या करना है, 8 टेंसेस की प्रैक्टिस करके देखनी है, यानी एक और क्लास में हम इसके 4 टेंस यानी 4 पार्ट और यानी थर्ड हमारा फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर देंगे। ये कंप्लीट होने के बाद हम एक टेबल भी बनाएंगे जिसमें कंप्लीट टेंसेस को आप 3 लाइनों से सीख सकते हैं। पहले टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरे में दूसरी, और तीसरे में विल सेल के साथ पहली। इतने में आप खत्म कर सकते हैं। वो मैं आपको कंप्लीट होने के बाद एक शॉर्टकट भी इनका बताएंगे, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने के बाद इसकी बात करेंगे। थैंक यू।